अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंपोजिंग बिजनेस मैसेजेस, यानी ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। तो इसमें हमारे पास जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो ये है कि ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज, कि आपने किस तरह से अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग, आपको जब आप कंपोज कर रहे होते हैं, तरतीब दे रहे होते हैं, उस प्रोसेस में कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, आपके जो अच्छा एक मैसेज ऑर्गेनाइज्ड है, आपका एक जो अच्छे मैसेज अच्छे वे में जो तरतीब दी गई है मैसेज की, उसके क्या फ़ायदे हैं। वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटिंग द मेन आइडिया, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स, उसको एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स, कि आपका जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, और फार्मूलेटिंग दी मैसेजेस। ये सब हमारी आउटलाइन है और इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास है कि ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेजेस, कि अपने मैसेज को तरतीब देना, कि कैसे दे सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें ये बात है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स जो हैं वो मैसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, मीनिंगफुल मैसेज, मीन के मीनिंग होते हैं उनके। तो अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनका कंटेंट के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो तो जो क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि अगर हम अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हमें किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, किन कैसे कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिन्हें फेस करना पड़ सकता है। तो वो ये है कि हमें कंटेंट के साथ प्रॉब्लम आएगी, समझने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कि फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, तो टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू दी पॉइंट, तो हमें अपनी बात समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद अगर हमने अपनी कोई गैर ज़रूरी इरेलीवेंट मटेरियल इंक्लूड की होगी, या जो हमारे आइडियाज़ हैं वो मिक्स हो गए होंगे, तो जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो अहम मालूमात है, वो हमसे मिस हो जाए, वो रह जाए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मैसेजेस को कंपोज करें मीनिंगफुल तरीके के साथ। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है क्या करती है, उसका क्या मतलब है, कि आपका क्या मतलब है कि हम एक कंपोजिशन सही तरह से करें, एक लेटर को सही तरह से ऑर्गेनाइज करें। इसका मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो, आपको जो सब्जेक्ट है, जो आपका पर्पस है, क्यों लिख रहे हैं, वो भी क्लियर हो, आपकी बात क्या है वो भी समझ आए, सारी इन्फॉर्मेशन जो उसमें नेसेसरी है, जो ज़रूरी है, वो इंक्लूडेड हो उसके अंदर। ठीक है, उसको आपने इंक्लूड करना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट और पर्पस के साथ ही ताल्लुक़ रखती है, उसका डायरेक्ट लिंक है। और क्या फ़ायदा होगा आपको अगर आप एक अच्छा मैसेज लिखते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका सबसे अहम मकसद होता है वो पूरा हो जाएगा, कि जो ऑडियंस की ज़रूरियात हैं वो सेटिस्फाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्योंकि आप अपने मैसेज को जब एक लॉजिकल डिप्लोमेटिकली अपने एक मीनिंगफुल तरीके से अरेंज किया आपने अपने मैसेज को, तो आपकी जो ऑडियंस है वो उसको सही तरह से समझ पाएगी। हेल्पिंग यूर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज, आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी बात को तब आसानी से समझेगी जब आपने हर पॉइंट को अलग तरीके से, अच्छे तरीके से, हर आइडिया को अलग तरीके से लिखा हुआ है, उन्हें मिक्स नहीं किया हुआ। तो इसमें इसी की बात हो रही है, वरना आपकी जो ऑडियंस है वो अपसेट हो जाएगी, वो आपका मैसेज एक्सेप्ट ना करे। उसके अलावा हमारे पास कुछ मैसेज को हम यूँ लिख सकते हैं कि जैसे हमारी जो ऑडियंस है उनका टाइम बचे, सेविंग योर ऑडियंस टाइम, कि ऐसा ना हो कि आपका मतलब ऐसे मैसेज ना हो कि आपके ऑडियंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगे, उसको समझने में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और उन्हें पढ़ने में मुश्किल ना हो। और ये भी ना हो कि आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपका ऑडियंस उसको पढ़े ही ना। तो आप उसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दें, जस्ट सुपरफ्लूज इन्फॉर्मेशन के साथ आप उसको दें कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ना उनका ना अपना। तो आप इस तरह से मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करें कि कम वक्त में कम अल्फाज के ज़रिए पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए उसमें। उसके बाद है कि सिम्प्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क, कि यानी आपकी कम्युनिकेशन में कोई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स ना लिखे हों, कुछ इस तरह से कंपोज हो कि आपका मैसेज तेज़ी से, इफ़ेक्टिवली, अच्छे अंदाज में, एफिशिएंटली वो समझ सके, आपका जो रीडर आपका मैसेज को समझ सके। अब हमारे सामने एक एग्जांपल दी हुई है लेटर की।
तो इस एग्जाम्पल को आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि लेटर जो है ये इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आगे लेक्चर्स आने वाले हैं, तो हम इसको वहीं जाके क्लियर करेंगे, वहाँ हमें समझ आ सके किसके बारे में। अभी हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि क्या वेज़ हैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की, क्या स्टेप्स हैं, अचीव करने के क्या स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहला हमारे पास है कि मेन आइडिया से बात स्टार्ट करें कि आपका मेन आइडिया क्या है। उस मेन आइडिया को आप उसके बाद मेजर पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। फिर आप हर एक पॉइंट को जो है उसके हवाले से अपनी दलील, अपनी लॉजिक, अपनी एविडेंस दें। तो इस तरह से आपने अपना आइडिया बनाया, उनको मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया, मेजर पॉइंट्स को आपने एविडेंस में डिवाइड किया। इस तरह से मैसेज काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो स्टार्ट विद द मेन आइडिया के मतलब आपका जो स्टार्टिंग है उसमें 2 सवालों के जवाब हो। एक ये है कि आपकी जो ऑडियंस उसको आपसे क्या चाहिए और आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, ये आपका मेन आइडिया होता है। फिर आपने मेजर पॉइंट्स को डिवाइड करना होता है। बेसिकली तो हम इसमें ये कहते हैं कि जो मेन आइडिया है वो 3 से लेकर 5 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी मेन आइडिया। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसमें मेन आइडिया को उसने 3 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आप इसे देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास ये है कि हर एक मेन आइडिया के आपने एंड पे एविडेंस देने होते हैं, उसकी दलील देनी होती है। इस तरह से जो आपकी बात है वो आपके रीडर को कन्विंस कर पाएगी इजीली, और वो कायल हो जाएगा आपकी बात पे। उसके बाद हमारे पास इस्टेब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स, ये एक अहम पॉइंट है। तो इसमें यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सीक्वेंस हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच जैसे कि नाम से लिखा हुआ है कि डिटेक्टिव मेथड, मीन केस में आपने पहले मेन आइडिया बताना है, फिर इसके बाद आपने इसका एविडेंस देना है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई लेटर लिख रहे हैं और कोई एम्प्लॉय को, और आप उसको कि उसकी सिलेक्शन हो गई है, सबसे पहले आप उसका मेन आइडिया बताएं कि हाँ भाई आपको बहुत मुबारक, आप सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आप एविडेंस दें, क्योंकि आपने इतने नंबर लिए हैं, आप इंटरव्यू पास हो गए, क्या क्या वजूहत थी, आप उसके बाद उसे डायरेक्ट उसको ये बात बताएं। इसमें आ जाता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट, क्या किसी को आपने रिक्वेस्ट करनी है, उसमें भी आपने सबसे पहले मेन आइडिया बताना है, फिर उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करनी मतलब एविडेंस देना है। गुड न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो गुड न्यूज़ वगैरह में भी आपने इसी तरह से ही काम करना है, रूल्स को फॉलो करना है। तो दूसरी तरफ हमारे पास जो पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं कि रिक्वेस्ट वाले मैसेज जो होते हैं हमारे पास, उसमें हमने अपील करनी होती है कोई, वो हम इनडायरेक्ट पैटर्न से लिखते हैं। उसमें जो है हमारे पास एविडेंस सबसे पहले देते हैं, उसके बाद जाके यानी कि पहले आप सवाल पूछते हैं, उसके बाद आप उसके मतलब अपना जो एक आपका मीन के जो आपका मेन आइडिया है वो देते हैं, वो पॉइंट आप सामने रखते हैं, उनके आखिर में अपील करते हैं। वो फॉर एग्जांपल ये इस तरह से होता है कि किसी जगह पे आपने जॉब करनी हो और आप लेटर लिखें, और आप सबसे पहले आप ये पूछते हैं कि मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था, जो मैंने देखी थी, क्या वो अभी भी अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद आप उसे आइडिया देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर आप अपील करते हैं कि वो आपको सिलेक्ट करे। फिर उसके बाद हमारे पास आती है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट होती है, इंडक्टिव मेथड होता है। इसमें सबसे पहले आपने मेन आइडिया नहीं देना होता है, सबसे पहले आपने एविडेंस देना है, उसके बाद आपने मेन आइडिया देना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि बैड न्यूज़ होती है, कोई फेल हो गया है, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, तो आप उसको लेटर लिख रहे हैं कि आप शुरू में कह देते हैं कि आप फेल हो गए। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। पहले आपको बताना पड़ेगा, कुछ एविडेंस देना पड़ेगा कि आपका पेपर हुआ था, आपके नंबर अच्छे नहीं आए, फिर उसके बाद आप उसको बैड न्यूज़ दें, ठीक है। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि नेगेटिव न्यूज़ देने का तरीका ये है कि आप उसको पॉजिटिव तरीके से दें। ऐसा ना हो कि आप शुरू में ही पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ करें। अगर आप शुरू में पॉजिटिव सेंटेंस दे दिया तो मिडल में नेगेटिव देंगे, तो ये बहुत ही बुरा एक तरीका हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में अगर आप एक सेंटेंस देना चाहते हैं तो कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट दें, उसके बाद आप बात को आगे बढ़ाएं, और फिर आप उसमें बैड न्यूज़ दें, मतलब रीज़न बताएं, फिर बैड न्यूज़ दें। आखिर में आप उसको एंड पे आप उसको कॉर्डियल नोट पर एंड करें। उसका मकसद ये होता है कि आप उसको तसल्ली दें कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी और जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्गर मैसेज में भी आपने यही बात करनी होती है, लंबे लंबे मैसेज में, इसमें आपने पर्पस देना होता है, फिर आपने मेन आइडिया पे बात करते हैं। तो या फिर आप मतलब अपनी मेन आइडिया को मेजर पॉइंट्स में और एविडेंस में डिवाइड किया होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान शुड डिपेंड ऑन द रिएक्शन यू एंटिसिपेट। आपका जो प्लान है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो राइटिंग प्लान है वो आपने जहन में अपने ऑडियंस को रखते हुए लिखना है, ठीक है, कि आपकी ऑडियंस का क्या रिएक्शन हो सकता है, उसी नतीजे में आपने लिखना है। उनका अपना प्लान उनको बताना है कि आप किस तरह आप अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करेंगे।
मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि आप एक बैड न्यूज़ पर लेटर लिखें। अब आपके ज़हन में आएगा कि अगर मैंने किसी को बैड न्यूज़ दी तो उसको बुरा लगेगा, उसका रिएक्शन ये होगा। तो आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि उसको बुरा लगना है, उसको उसमें थोड़ी कमी आ जाए, उसे ज़्यादा बुरा ना लगे। अगर आपको कहा जाता है एक अच्छे मैसेज लिखें, कुछ खबर लिखें, गुड न्यूज़ लिखें, उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि बंदा इस तरह से खुश हो जाएगा फ़ौरन से, तब शुरू में ही खुशखबरी लिखते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको जो क्रिएटिव थिंकिंग है अबाउट द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस, वो भी आपके ज़हन में होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपना मैसेज फॉर्मुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं। वो ये है कि सबसे पहले आपने अपना ड्राफ्ट बनाना है। ये नहीं होता है कि भाई तो आपने ऐसे नहीं करना कि भाई आप इतनी मतलब महारत रखते हैं कि आपने को पहले लेटर में ही काम करना है। नहीं, आपको पहले ड्राफ्ट बनाना होता है, बाद में आपने उस पर काम करना होता है। तो ये होता है हमारे पास ड्राफ्ट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है आपका स्टाइल और ट्यून, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे लिखें मैसेज के, या इतना भी आप ह्यूमर ना दिखाएं कि उसके सामने उसको लगे कि हाँ ये मतलब बहुत ज़्यादा आपने अपनी इंपॉर्टेंस भी नहीं गिरने देनी। आप हैं, वो है, आपने अगले बंदे की इंपॉर्टेंस भी नहीं गिरने देनी और अपनी भी इंपॉर्टेंस नहीं गिरने देनी। तो इतना भी फेमिलियर नहीं होना आपने, और इतना भी ह्यूमर उनको नहीं दिखाना कि वो आपको फ्लैटर समझने लग जाए। ये मतलब नहीं कि अगले बंदे को इम्पोर्टेंस दें आप और आप अपनी इम्पोर्टेंस कम कर दें। अपनी इम्पोर्टेंस बाहर रखते हुए आपने अगले बंदे को इम्पोर्टेंस देनी है, मतलब दी भी जा सकती है। उसके बाद है यूज़ द यू एटीट्यूड। आपने यू एटीट्यूड को यूज़ करना है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी बात की कि आप वी आई बार बार इस्तेमाल ना करें, आप यू के बारे में बात करें, क्योंकि जो रीडर है उसको लगेगा कि आप उससे मुखातिब हैं। और इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना यू का। और उसके बाद जहाँ पे आप कभी कोई नेगेटिव बात करें या ब्लेम करें, तो वहाँ पे भी आपने यू का इस्तेमाल नहीं करना। और क्योंकि यू एटीट्यूड यूज़ करना है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप इसे रीड कर लीजिएगा। अब उसने यहाँ पे कहा है कि अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यू आपने उस वक्त यूज़ नहीं करना जब कुछ केसेस में जैसे कि हमारे पास जब नेगेटिव केस हो, मिसाल के तौर पर यू शुड नेवर यूज़ दैट काइंड ऑफ पेपर इन द मशीन। आपको ये पेपर मशीन में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसकी जगह आप यूँ ना बोलें, ये नेगेटिव जुमला है, आपको ये बोलना चाहिए कि ये पेपर इस मशीन के लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, पॉजिटिविटी को एम्फसाइज़ करें, पॉजिटिविटी को लागू करें। ये बताने के बजाय कि क्या चीज़ फेलियर का बायस, आप ये बताएं कि इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। ठीक है, अगली बात हमारे पास है क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करें अपनी लेटर के ज़रिए, और उसमें आप ऐसी कोई झूठी बातें ना करें जो पॉसिबल ही ना हो। अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखें और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखें, और ये ना बोलें कि मुझे पूरा यकीन है, या मतलब इस तरह आप ये बोलें कि मैं उम्मीद करता हूँ, या बहुत ज़्यादा मतलब आप उसमें आपको ये बात करनी है कि हम आपको रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ये नहीं कि आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। आपको ये बात करनी ही नहीं है। बी पोलाइट, मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइट रहें, थॉटफुल मैनर्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अच्छा, थॉटफुल मैनर यानी कि मीनिंगफुल मैनर। ठीक है, तो तो ये जो प्रॉम्प्टनेस है इज़ अ फॉर्म ऑफ कर्टेसी, ये भी कर्टेसी की एक फॉर्म है। तो और ये एमसीक्यूज आ सकता है प्रॉम्प्टनेस वाला। उसके बाद प्रोजेक्ट द कंपनी इमेज। आपकी जो कंपनी है उसका इमेज है, उसको आपने प्रोजेक्ट ज़रूर करना है, आपने अपनी कंपनी की इमेज को। उसके बाद आखिर में उसने रिवीजन दी हुई कि कैसे आपने अपने मेन आइडिया को कैसे मेजर पॉइंट्स में डिवाइड करना होता है और एविडेंस देना होता है, और कैसी वो जो पॉसिबल रिएक्शंस ऑडियंस की उनका ख्याल रखना होता है, और डायरेक्ट और स्पेसिफिक ऑडियंस जो होती हैं उसके बारे में बात की गई। और जो आपने मैसेज लिखना है तो आपने कंपोज करना है, तो जो स्टाइल होता है आपका, टोन होती है, वो उसके बारे में आपने ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और इसी तरह हमारे पास यू की बात है कि एटीट्यूड और आपका जो इंटरेस्ट है, ऑडियंस में कैसे डेवलप करवा सकते हैं, उनका इंटरेस्ट अपनी तरफ कैसे अपनी प्रोडक्ट्स है या कोई कुछ भी है या जिस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करें उसका ध्यान कैसे अपनी तरफ ला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।